जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे ढंग से अगस्त महीने की मासिक जांच परीक्षा का प्रश्न पत्र देख करके आए होंगे और अच्छे मार्क्स भी ला रहे होंगे। उम्मीद तो मुझे यही है। बाद बाकी आपका पेपर आएगा, आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत कुछ स्पष्ट होगा, वो आप जान पाएंगे। मैं तो भला नहीं जान पाऊंगा। क्यों? स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि अगस्त मास की मासिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है और ऐसी परिस्थिति में हालांकि यह वीडियो मुझे कल ही डालना चाहिए था, लेकिन मोबाइल में तकनीकी समस्याओं के कारण मैं यह वीडियो आज डाल रहा हूं। यह बहुत ही खेदजनक है, लेकिन कहा जाता है कि जो तकनीकी सेवाएं होती है ना, उसमें कुछ भी फाइनल बता पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा, सर आज जो आप हल प्रश्न पत्र देने जा रहे हैं, इससे पहले आप चर्चा करिए कि ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं या आपके पढ़ाई में से आ रहे हैं। मुझे पता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स का तो प्रश्न होगा ही होगा। घबराए नहीं स्टूडेंट्स, इन सभी समस्याओं का निराकरण वीडियो के अंत में होगा। सबसे पहले इन प्रश्नों का सीरीज देखें, जिसमें कुल 30 प्रश्न हैं और उन 30 प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स विषय वस्तु को। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? मैं प्रश्न का उत्तर बताऊं इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को साथ में लेके रहें और क्वेश्चन पेपर में मिलाते जाएं कि आपके कुल कितने सही अंक आ रहे हैं। यदि आप मिला लेते हैं तो आप मेरे चैनल पर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपने इन 30 प्रश्नों में कुल कितना हासिल किया है, ताकि मुझे भी लगे कि आपकी कहाँ कमजोरी है और आप कहाँ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो स्टूडेंट्स इसके लिए ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी यदि आपने टिक किया है मतलब आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? अरे वाह, बड़ा बढ़िया प्रश्न। पहले जन्म फिर तुरंत बाद मृत्यु, क्या बात है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु होती है 1883 ईस्वी में। कब स्टूडेंट्स? 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। यदि आपने विकल्प संख्या 1 को सिलेक्ट किया है, चुना है, तो बिल्कुल सही उत्तर चुने हैं आप। आगे स्टूडेंट संस्कार कितने हैं? अरे वाह, क्या बढ़िया प्रश्न है। मैंने जब यह कराया था भारतीय संस्कारा के पाठों को, जब मैंने कराया था तो मुझे याद आ रहा है, मैंने कहा था यह संख्याओं का खेल है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, संस्कारों की संख्या पूछे तो 16, कितना? 16। लेकिन संस्कारों के भेदों की बात करें, संस्कार के प्रकार की बात करें तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने? 5। लेकिन अभी पूछ रहा है कि संस्कार कितने हैं। मैंने बताया कि संस्कारों की संख्या 16, यानी 16 को टिक आउट करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? अरे भैया, कई बार ये बताया गया है, गर्भाधान पुंसवन सीमंतोनयन, गर्भाधान पुंसवन सीमंतोनयन, बच्चे की रक्षा तथा माँ के गर्भ की रक्षा हेतु तो ये तीनों संस्कार किए जाते हैं। गर्भाधान पुंसवन सीमंतोनयन ये नहीं पूछा है, बस संख्या पूछा है। हम भी संख्या ही बताएंगे, यानी जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3 संस्कार हैं स्टूडेंट्स। कहीं कोई दिक्कत आ रही है? नहीं ना, उम्मीद करता हूँ दिक्कत आएगी भी नहीं। आगे देखिएगा, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं? क्या 4, 5, 6, 7 प्रकार पूछे, भेद पूछे, अभी बताया 5 भेद। कितने? 5 को टिक आउट करेंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। छठा दिया है, शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जन्म से पूर्व 3, शैशवावस्था में 6, शैक्षणिक 5, कितना होगा? 3, 6, 9, 5, 14। गृहस्थ संस्कार में यानी विवाह संस्कार के रूप में 1, 15 और 1 मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार, यानी कुल 16 संस्कार। कितने? 16। तो आपसे कोई पूछे कि शैशव संस्कारों में कुल कितने संस्कार आते हैं? बताइएगा 6। शैशवा षट याद रखिएगा, यानी ऑप्शन संख्या ए आपका सही विकल्प होगा। आगे है, लाजा होम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझेंगे स्टूडेंट्स। लाजा का अर्थ होता है लावा, धान का लावा, ठीक है, और होम का अर्थ होता है हवन, यानी जब लावा का हवन दिया जाए तो वही लाजा होम संस्कार कहलाता है। ये कब होता है जी? आ रहा है ध्यान? अभी आपको ध्यान में नहीं आएगा, कहीं आपने देखा होगा तो देखा होगा, घबराओ नहीं, 2-4 साल में आप खुद उस रास्ते से गुजर जाओगे। स्टूडेंट्स, विवाह संस्कार के अंतर्गत लाजा होम संस्कार आता है, जिसमें वर वधु के अंजलि के नीचे अपना हाथ रखता है और तब लड़की का भाई यानी वधु का भाई उसके हाथ में धान का लावा देता है और उसी लावा को ऐसे फेंक करके उसका हवन किया जाता है। बातें आ रही समझ में? चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, तो लाजा होम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, विवाह संस्कार में। क्यों? सही बताया ना, विवाह संस्कार, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये आपके साथ होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पाठ का प्रथम श्लोक कई बार बताया गया है।
प्रथम श्लोक है विष्णु पुराण, द्वितीय श्लोक है भागवत पुराण। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे ऐसे तो आसान प्रश्न आए हुए हैं, क्या पूछिएगा। तो भारत में पाठ का प्रथम श्लोक स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा विष्णु पुराण से लिया गया है, द्वितीय कभी पूछ दे भागवत पुराण आपको बताना है। स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 9 को, प्रश्न संख्या 9 कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है। मैंने कई बार बताया है अथर्ववेद की बात की जाएगी तो उसमें 5 का जिक्र मिलता है, 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। और यदि ऋग्वेद की बात करें तो वहां पर स्टूडेंट्स 24 ऋषिकाएं हैं। कितनी? 24। यानी अभी पूछ रहा है कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 5 को टिक आउट करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है सभी ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में है। तो वैसे हम लोग को इस पाठ में पढ़ने को तो नहीं मिला था कि सभी ऋषिकाओं का वर्णन किस पाठ में है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स अथर्ववेद में हमने 5 पढ़ा था और ऋग्वेद में 24। तो अपेक्षाकृत देखेंगे तो अधिक से अधिक ऋषिकाओं का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में है। यानी हमारा ऑप्शन जो होगा वह ऋग्वेद के साथ जाएगा, यानी सभी ऋषिकाओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, आगे दिया है मैत्रेयी की चर्चा किस उपनिषद में की गई है। तो मैत्रेयी की चर्चा स्टूडेंट्स बृहदारण्यकोपनिषद में है। बृहदारण्यक धन उपनिषद बराबर बृहदारण्यकोपनिषद, यानी ऑप्शन ए आपका सही विकल्प है। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं। मैंने बताया है कि इन्हीं को मैथिली कोकिल कहते हैं। मैथिल कोकिल का मतलब है मिथिला की कोयल। कोयल की भाषा कैसी होती है? मधुर भाषा होती है, यानी मैथिल कोकिल कहते हैं। मैथिल कवि के नाम से विख्यात ये विद्यापति जी भला किस भाषा के कवि होंगे? मैथिली के ही तो होंगे ना, चूंकि इनका मिथिला इनका जो है निवास स्थान है, तो मैथिली कवि हैं, मैथिली भाषा के कवि हैं। आगे देखिएगा, अलस कथा पाठ में कितने पुरुष सोकर आपस में बातें कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि वीरेश्वर मंत्री जो होते हैं जैसे ही उपाय लगाते हैं धूर्त जो है भाग जाते हैं, लेकिन आलसी अब भी वहीं पर सोया है सब और आपस में बातें कर रहा है सब। लेकिन उन आलसियों की संख्या पूछा है तो कितनी थी? 4। कितनी? 4, यानी ऑप्शन संख्या बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स कर रहे वीरेश्वर कौन थे। वीरेश्वर अभी मैंने बताया वीरेश्वर मंत्री थे और विद्यापति मिथिला के कवि थे। तो सीधी सी बात है मंत्री पर हम टिक आउट करेंगे। क्या सहायक, क्या परिचारी? नहीं, मंत्री। मंत्री आपका सही उत्तर है। सी आपने किया है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको ये नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगला है नीतिकार आलस्य को किसके समान मानते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था नीतिकारा आलस्यं रिपुरूपं मन्यते। नीतिकार यानी नीति को मानने वाले, नियमों को मानने वाले आलस्य को रिपु के समान मानते हैं। समस्या है कि रिपु का मतलब क्या है। मैंने बताया था कि ऑप्शन में शत्रु भी आ सकता है, तब तो आप आसानी से मान दोगे कि आलस्य हमारा मित्र नहीं हो सकता। लेकिन यदि रिपु पूछे तो घबराना नहीं है, रिपु संस्कृत का शब्द है, इसलिए रिपु का अर्थ शत्रु ही होता है स्टूडेंट्स, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर जी रिपु तो इसमें भी है। नहीं, रिपु और मित्र दोनों है। क्या आलस्य हमारा मित्र कभी हो सकता है? नहीं। यदि नहीं, हम लोग किसको टिक आउट करेंगे? ए को, क्योंकि ए में ही केवल रिपु दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, मैथिली के अलावा किस भाषा में विद्यापति का स्वामित्व था। आपने पढ़ा है अलस कथा। अलस कथा आपको पढ़े होंगे तो अलस कथा को लिखने वाले कौन हैं? अरे विद्यापति ही तो हैं। विद्यापति अलस कथा को किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत में। अरे वाह, आपने उत्तर दे दिया। यानी मिथिला के अलावा, यानी मैथिली के अलावा हम कहें कि किस भाषा में इनका स्वामित्व था, यानी इनका प्रभाव किस भाषा में था? मैथिली को छोड़ के। मैथिली में सबसे ज्यादा था क्योंकि वे मिथिला के थे, लेकिन मैथिली को छोड़ दें तो उसके बाद किस भाषा में इनका प्रभाव सबसे ज्यादा था? संस्कृत स्टूडेंट्स, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो क्या मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आपने किया है? तो निश्चिंत रहें, आपका बढ़िया मार्क्स आने जा रहा है। ठीक, आइए स्टूडेंट्स देखेंगे हम प्रश्न संख्या 17 को। 17 का है पटना किस नदी के किनारे बसा है। कई बार चर्चा हुई कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के? गंगा। कहीं है ऑप्शन में? सी ऑप्शन है, सी को टिक आउट करेंगे। गांधी सेतु कहाँ स्थित है? आपने पाटलिपुत्र वैभव पढ़ा है क्या? पढ़ा होगा तो ये दोनों प्रश्न वहीं के हैं। गांधी सेतु कहाँ स्थित है स्टूडेंट्स? पटना के किनारे स्थित है, यानी पटना में ही गांधी सेतु है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पुल है ना, एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु हम लोगों ने पढ़ा था, यानी एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा? गांधी सेतु, जिसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। कहाँ में है? तो पटना में है। कह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है स्टूडेंट्स? यह उपनिषद का वाक्य है और उपनिषद में भी पूछे तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो अभी तो ठीक है कि मुंडकोपनिषद दिया है, बाद बाकी ऐसे दिए गए हैं विकल्प। यदि मुंडकोपनिषद ना रहे केवल उपनिषद लिख दिया जाए तो भी आपको उपनिषद को ही टिक आउट करना है। न तो गीता करिएगा, न रामायण, न महाभारत, क्या करिएगा स्टूडेंट्स? मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न करें नान्यतम में कौन सी संधि है। इसके लिए थोड़ा सा इधर आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। नान्यतम है न धन अन्यतम, न धन अन्यतम, ये नान्यतम होता है।
देखिएगा इस वर्ण में स्टूडेंट्स अ आता है और अमृतम में पहला वर्ण भी अ आता है। अ और अ के मेल से यह संधि हो रही है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि दोनों तरफ अ, दोनों स्वर यानी स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। तो देखते हैं स्वर संधि कहाँ है। ए ऑप्शन ये स्वर संधि यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। रमा शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या होगा? रमा है। मैंने बताया था स्टूडेंट्स लता शब्द रूप पढ़ाते समय में कि आकारांत शब्द संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग होते हैं, यानी लता शब्द के अनुसार ही जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे सबका रूप चल जाएगा। अब पूछा है इसमें सप्तमी विभक्ति द्विवचन। सप्तमी में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा होगा लतायाम, लतियो, लतासु। नहीं पता है लता शब्द रूप देखें आप, शब्द रूप में जाएं, प्लेलिस्ट में शब्द रूप पढ़ा है, शब्द रूप में जाएंगे लता शब्द रूप मिल जाएगा, उसको पढ़िए। सप्तमी विभक्ति में लतायाम, लतियो, लतासु, लेकिन पूरा सप्तमी नहीं पूछा है। सप्तमी के किस वचन में? तो द्विवचन में। तो लतायाम तो होगा नहीं, एक वचन का है, लतयो। क्या होगा? लतयो। तो उसी तरह रमा का रूप चलाएंगे, रमायाम, रमियो, रमासु। द्विवचन में रमियो खोजिए, कहीं ऑप्शन में है? रमासु होगा नहीं, सप्तमी बहुवचन का शब्द है, रमयो, यानी यही आपका उत्तर सही होगा। आगे स्टूडेंट्स पृच्छन्तु किस लकार का रूप है? मैंने कभी पठ धातु आपको पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा आपको स्टूडेंट्स कि तूताम अंतु जो रूप चलता है वह लोट लकार का होता है। लोट लकार मतलब आज्ञार्थक। यदि अंतु है, अंतु मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि यह लोट लकार का है, लोट लकार यहाँ पर है, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। करें ज्ञास्यन्ति पद का पुरुष और वचन निम्न में कौन सा है? ज्ञास्यन्ति पद का पुरुष और वचन, ज्ञास्यन्ति ज्ञा धातु है लेकिन धातु पूछा नहीं है। तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि स्यति सतः स्यन्ति ना, जो कि हम लोग लिट लकार का रूप चलाते हैं, स्यति सतः स्यन्ति ना, ये तीनों शब्द मैंने प्रथम पुरुष में बताया। किस में? प्रथम में। लेकिन अब समस्या है कि यहाँ पर स्यन्ति है। क्या है? स्यन्ति। तो स्यन्ति किस वचन में आएगा? तो स्टूडेंट्स स्यति एक वचन में, स्यतः द्विवचन में, और स्यन्ति बहुवचन में। स्यन्ति बहुवचन में, यानी स्यन्ति यहाँ पे दिख रहा है ना, यानी स्टूडेंट्स किस में? प्रथम पुरुष के बहुवचन का शब्द है। देखेंगे कहाँ पर है। प्रथम पुरुष द्विवचन कट गया, मध्यम पुरुष बहुवचन कट गया स्टूडेंट्स, प्रथम पुरुष बहुवचन मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही विकल्प होगा। अगला है स्टूडेंट्स वागीशः का संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वागीशः पूछा है ना, तो इसका होता है स्टूडेंट्स वाक धन ईशः, वाक धन ईशः। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बनाइएगा वाग धन ईशः, वाग धन ईशः। क्यों बनाइएगा? क्योंकि ग इसमें है और ग यहाँ पर भी दिख रहा है, ग यहाँ पर दिख रहा है और ग यहाँ पर है, गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए वर्ण में आइएगा तो ग में ई जोड़िएगा तो गी होगा, लेकिन संधि में आइएगा तो क के साथ कोई स्वर जोड़ेंगे तो वह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी क वर्ग में तीसरा वर्ण ग होता है तो ग हो जाएगा, यानी वहाँ पर ग नहीं रहेगा। यदि इसको आप बना रहे तो बिल्कुल गड़बड़ आंसर है स्टूडेंट्स। होगा क्या? वाक धन ईशः। खोजेंगे कहाँ पर है वाक धन ईशः? देखिएगा यहाँ पर है स्टूडेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। लेकिन ध्यान है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिलाइए, देखिए कितना छोटा छोटा अंतर है। वाक वाक, ईशः में ह्रस्वी और दीर्घी, बस इतने का अंतर। इधर आ जाइए तो वाक में हलंत केवल छोड़ा है, यानी कंफ्यूजन करने वाले, संदेह में डालने वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपको स्पष्ट करता है, इसलिए जब भी शॉर्ट्स में ऐसे प्रश्न दिए जाएं उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वह आपके बहुत ही काम का होता है, आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बड़ा सोच समझ करके मेरे द्वारा तैयार किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 25। कह रहे जगन्नाथ का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? क्या जगत धननाथ, जगत धननाथ, जगत धननाथ, जगत धननाथ? कन्फ्यूजन करने वाला है कि नहीं? और इसलिए मैं जब अपने शॉर्ट्स को डालता हूं तो अपने बच्चों से कहता हूं कि इससे कन्फ्यूजन वाले प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखने का प्रयास करो। देखिए कैसा है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें विसर्ग नहीं ये गलत है, इसमें हलंत नहीं ये गलत है, और ये भी गलत है, नाथा दिया है, नाथा होना चाहिए। यानी आपका सही जवाब स्टूडेंट्स ऑप्शन संख्या सी है, विकल्प संख्या सी है। आगे बात सुनिए, आगे देखते हैं। पठितवती में कौन सा प्रत्यय है? न तो अक्त है, न तो सत्री है और न ही सानच है, तो है कौन स्टूडेंट्स? अक्तौतु प्रत्यय है। कौन सा? पठितवती में, यानी पठ धातु में अक्तौतु प्रत्यय जोड़ोगे तो पठितवती बनता है। आगे बात सुनिए, चलिए आगे देखते हैं। स्त्री प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी है? स्टूडेंट्स स्त्री प्रत्यय पूछा, यानी संस्कृत भाषा में स्त्री प्रत्ययों की संख्या, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्त्री प्रत्ययों की संख्या 8 होती है। कितने स्टूडेंट्स? 8, जिसमें गी, गीन ऐसे करके आता है, कुल 8 इसकी संख्या है।
करें संस्कृत में कुल कितने कारक हैं? संस्कृत में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कारकों की संख्या हम लोग 8 पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा की बात करेंगे तो इसमें 6 ही कारक होते हैं। संबंध और संबोधन को नहीं जोड़ा जाता। संबोधन इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और संबंध को इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध नहीं होता। बाद बाकी सभी कारकों का, सभी विभक्तियों का सीधा सीधा संबंध होता है, इसलिए बाकी सभी कारक कहलाते हैं, लेकिन षष्ठी बोलूँ तो संबंध कारक और संबोधन कारक इन्हें कारकों में नहीं गिना जाता। यानी कारकों की कुल संख्या कहें तो 6, यानी ऑप्शन संख्या सी सही उत्तर है। ठीक है, करें शक्षता पद का धातु क्या है? मूल धातु की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो शक धातु है, जिसका अर्थ होता है सकना, पढ़ सकते हो, घर जा सकते हो, शक धातु है ना, वही शक धातु हो जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या ए, विकल्प संख्या ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, करें विप्राय गांग ददाति, विप्र को गाय देता है, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने रेखा करना छोड़ दिया है। विप्र को गाय देता है, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? अब आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछे जहां पर देने वाली बात आ रही हो, दान करने वाली बात आ रही हो, तो वहां पर होता है स्टूडेंट्स दानार्थी चतुर्थी। क्या होता है? दानार्थी चतुर्थी। यानी जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति को दी जाती है, दान के रूप में दी जाती है, तो उसमें संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी जहां पर होगा उसी को टिक आउट करेंगे, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। आइए, आपका यह सीरीज तो खत्म हुआ, प्रश्न पत्र आपका क्लियर हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रहे, मैंने शुरू में कहा था कि आपका प्रश्न आ रहा होगा, सर इस बार कितना मिला हुआ है जरा बताएं ना। बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, सुन करके आश्चर्य होगा आपको कि 20 से 25 मार्क्स आ रहे हैं। सोच रहे होंगे सर वीडियो से जो आपने अभी पिछला दिया है, अगस्त मंथ का 2 रोज पहले आपने दिया है, उससे तो नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही कहा आपने स्टूडेंट्स, नहीं मिल रहा, इसका मतलब है आपने ध्यान से देखा नहीं है। 1 नंबर का मैं कराता हूं, लेकिन जरा पेपर को खोलिए और यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें ख नंबर देखिए जो पूरे 5 नंबर का है स्टूडेंट्स। कहा गया कर्म कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमने बताया था कर्म करने की। उसी को आप 10वीं के स्टूडेंट्स हो, मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइएगा, अपना दिमाग लगाइएगा और प्रश्नों को अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करिएगा। हो सकता है कि इसमें 2 नंबर वाले मिल जाएं। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि इसमें दिमाग लगा करके 2, 4, 5 वाक्य में लिखना था और आपको पूरे 5 अंक मिल जाते हैं, पूरे 5 अंक। क्या शिक्षा मिलती है? कर्म करने की शिक्षा मिलती है। उसमें आया था क्या आलसी बनने की? मैंने बताया था नहीं। अकर्मण्यता की यानी कर्म नहीं करने की? मैंने बताया था नहीं, कर्म करने की इसका सही जवाब होगा। तो उसी को जो कर्म भी रहे राम प्रवेश राम, उसी के ऊपर यदि आपने 2, 4 वाक्य लिख दिया होता और आपने लिखा होगा इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि कर्म मेरे पाठ से हमें कर्म करने की शिक्षा मिलती है, आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। पहला तो हो गया 5 अंक का। आरी बात समझे? उस वीडियो को आप एक बार चलाइए और चलाने के बाद देखिएगा उसमें ये जो प्रश्न संख्या, यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न संख्या जो 22 दिया गया है, परीक्षंतु किस लकार का रूप है? मैंने कहा था कि कोई जरूरी नहीं कि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा एकदम 100% ही वही आए, मिला जुला करके आता है और संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मैंने पूछा था पठंतु किस लकार में है, यहाँ पर है परीक्षंतु किस लकार का रूप है, उसमें भी अंतु था, इसमें भी अंतु, उसमें बताया था मैंने लोट लकार, आप यहाँ पर लोट लकार बना सकते थे। स्टूडेंट्स अब आते हैं विषय वस्तु पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 1 और 2 ऑप्शनल क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 1 और 2 तथा स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 1 का क लघुत्तरीय प्रश्न में ना, प्रश्न संख्या ग क्वेश्चन नंबर 2 में दीर्घोत्तरीय में। ये ऐसे प्रश्न हैं स्टूडेंट्स जिसे जब आप ध्यानपूर्वक देखिएगा ना तो यह आपके सिलेबस में नहीं था। अगस्त महीने को देखिएगा तो उसमें 7 और 8 बताया गया कि 8 तक आपका चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, जबकि मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि इसमें लगभग 10 प्रश्न ऐसे हैं, 10 नंबर के प्रश्न ऐसे हैं जो आपको 9th चैप्टर से दिया गया है, तो विभाग की गड़बड़ी है। लेकिन मैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला नहीं हूँ, मैं तो आप पर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और आपके ऊपर मेहनत मैं करता हूँ। यदि वो 10 नंबर न भी आए, 40 नंबर आपके आते हैं यदि आपने अच्छे ढंग से तैयारी की होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑब्जेक्टिव में कितना मिला आपने बताया नहीं। स्टूडेंट्स उस वीडियो को फिर से चलाइएगा और देखिएगा, मैंने कहा था कि इस वीडियो को देखिए अगस्त वाले को, और पीछे से प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए जून और जुलाई मंथ के 20-20 मिनट के वीडियो को देखिएगा, यानी पूरे 1 घंटे आप देखिए और मुझे उम्मीद है बहुत फायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स यदि आपने पढ़ा होता तो मुझे पक्का उम्मीद है कि इस ऑब्जेक्टिव में से कम 20 प्रश्न आपके सही होते, और जो लघुत्तरीय है 2-2 नंबर के, उसमें से 2 या 3 तो आप सही कर ही जाते हैं। यानी 25-26 नंबर लगभग आपके आते यदि आपने तीनों वीडियो देखा होगा तो।
या देखे होते तो आपका नंबर 20 से 25 कोई रोकने वाला न था। हालांकि यदि आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 40 से 45 तो आप जरूर ला रहे होंगे। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? इसलिए आप प्रयास करें। आप छात्र जीवन में हैं और छात्र जीवन में परिश्रम करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम यह दोष से देखना छोड़ें कि सर जी इस वाले वीडियो में कितना कराए, कितना सही हुआ, विभाग ने क्या गलत किया, उसको हम नज़रअंदाज करें, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में है मेहनत करना। और मेहनत किए होते आज तक, यदि प्रत्येक चैप्टर बारी बारी आप पढ़ते आ रहे होते तो विभाग ने जो गलती किया, लेकिन फिर भी आप लगभग 38-40 नंबर तो जरूर लेके आ जाते हैं। आ रही बात समझ में? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दीर्घोत्तरीय या लघुत्तरीय में कुछ ऐसे प्रश्न एक्स्ट्रा जरूर हैं कि आप उन प्रश्नों को छोड़ देते जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो भी आपका पर्याप्त था, आप पूरा का पूरा मार्क्स ला सकते थे। आ रही बात स्टूडेंट समझ में? हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी आज लगी हों, लेकिन मुझे उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मेरी कड़वी बातों से मेरे बच्चों का भला हो रहा है ना, तो मैं प्रयास करूँगा कि बार बार ऐसी कड़वी बातें अपने बच्चों को बोलूँ। ठीक है स्टूडेंट्स? वैसे इस चैनल का या मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि जिस प्रकार से हो हमारे बच्चों की भलाई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। दीजिए अनुमति। जय हिंद स्टूडेंट्स।